हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 19। और मैंने वैसे ये पहले भी पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसमें। जेके रोलिंग के बारे में स्टोरी है और आपने जेके रोलिंग का नाम सुना ही होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा देखो कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है ना, ये आया हुआ है हमारा जो लास्ट ईयर है 2024 का, जो एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें आया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो भी हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह आते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं, वो रिपीटेड होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जब एक साथ कंटिन्यूसली एग्जाम होते हैं ना, तो एक ही कॉम्प्रिहेंशन को कई बार अलग अलग शिफ्ट में, शिफ्ट तो नहीं कहूंगी, अलग अलग एग्जाम में क्या करता है, वो रिपीट करता है। ठीक है। तो इससे ये फायदा हो जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आपको फायदा ही होगा, और साथ में आपको एक पैसेज को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ आएगी। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले जेके रोलिंग के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस अचीव किया। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, द स्टोरी ऑफ जॉन कैथलिंग्स रोलिंग्स near magical rise to fame is almost as well known as the characters she creates। देखो, यहाँ पे बात हो रही है जेके रोलिंग के बारे में। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ना जेके रोलिंग ही बात करूंगी, हालांकि आपको इनका पूरा नाम याद रखना है, जॉन कैथलीन रोलिंग। ठीक है। और हाँ, आपके एग्जाम में ना इनसे जेके रोलिंग की एक फेमस बुक है, ये है हैरी पॉटर। इससे आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हैरी पॉटर को किसने लिखा है, इस तरह से। क्योंकि वो जो हैरी पॉटर है ना, वो बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे फेमस बुक है, और हालांकि उस पर अभी मूवी भी बन चुकी है। अभी तो नहीं, काफी टाइम हो गया बने हुए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जो जेके रोलिंग है ना, वो क्या हुआ है, उनको एकदम उनके साथ एक मैजिकल हुआ है। क्या हुआ है कि वो एकदम से फेमस हो गई, हर जगह उनके बारे में चर्चा होने लग गई। और उनको ना, एक तो ये फेमस तो हुई, और साथ में इन्होंने जो कैरेक्टर्स क्रिएट किया था ना, ये भी सारे फेमस हुए। ठीक है। तो देखो क्या होता था कि ना, ये स्टोरी लिखा करती थी, और इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हुआ करते थे। एग्जाम्पल मैं हैरी पॉटर ही बताऊंगी, क्योंकि इस हमारे पैसेज में वही है। तो हैरी पॉटर, इन्होंने एक कहानी लिखी थी, एक स्टोरी लिखी थी। वो स्टोरी के बाद इन्होंने पब्लिश करवाया था उसको, उसके बाद जाके ये हॉलीवुड मूवी बनी हैरी पॉटर, और काफ़ी सारी सीरीज भी है इसकी, आप चाहे तो देख सकते हैं सर्च करके नेट पे। ठीक है। तो क्या होता है कि जो जेके रोलिंग है ना, वो, उनकी जो कहानी है ना, जादू की तरह लगती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई वो, और उन्होंने जो भी अपने कहानियों में कैरेक्टर्स रखे हैं ना, वो भी बहुत अच्छे फेमस हुए हैं। रोलिंग वॉज कॉन्स्टेंटली राइटिंग एंड टेलिंग स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर डाइने। इनकी एक ना यंगर सिस्टर थी डाइने। और क्या करती थी ये जेके रोलिंग, कहानी वगैरह स्टोरी को राइट करती थी, उसके बाद अपनी सिस्टर को सुनाया करती थी कि हाँ, मैंने ये स्टोरी लिखी है, इसमें ये कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा, जो भी वो अपने मन से जो अपनी स्टोरी बनाती थी। ठीक है। द फर्स्ट I ev- story I ever wrote down was about a rabbit called Rabbit। यहाँ पे जो जेके रोलिंग है, वो बताती है कि उन्होंने अभी तक जो पहली स्टोरी जो लिखी है ना, वो एक रैबिट के बारे में है। ठीक है। किस बारे में? रैबिट के बारे में है। और उनकी स्टोरी का नाम भी रैबिट ही होता है। ठीक है। रोलिंग सेड इन एन इंटरव्यू, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जो पहली स्टोरी थी वो थी रैबिट के बारे में। ही गोट द मीजल्स। अच्छा, जेके रोलिंग ये एक फीमेल है। ठीक है। ये फीमेल है। मैं यहाँ लिख दूँ, ये जो ही वर्ड यूज हुआ है ना, ये वर्ड यूज हुआ है रैबिट के लिए। ही गोट द मीजल्स एंड वॉज विजिटेड बाय हिज फ्रेंड्स इंक्लूडिंग अ जाइंट बी कॉल्ड मिस बी। अब क्या होता है, जो इन्होंने एक अपनी स्टोरी में रैबिट के बारे में जो स्टोरी लिखी है, इस स्टोरी में जो उनका जो रैबिट हो जाता है ना, रैबिट जो है ना, उसको मीजल्स हो जाता है। मीजल्स समझते हैं? हम इसको हिंदी में बोलते हैं खसरा, या फिर इसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी पे स्मॉल स्मॉल डॉट्स नहीं हो जाते, स्पॉट हो जाते हैं डॉट डॉट की तरह, वो होता है हमारा मीजल। तो इनकी जो स्टोरी है, उसमें एक रैबिट होता है, उसको मीजल्स हो जाता है। और मीजल्स का जो फ्रेंड होता है बी, बी मतलब हम कह सकते हैं मधुमक्खी, वो क्या होता है, वो इससे मिलने आता है रैबिट से। ठीक है। इन्होंने एक छोटा सा, मतलब एक ये बता रखा है कि इनकी कहानी में ऐसा था। नेक्स्ट है हमारा, देखो, एंड ever since Rabbit and Miss B
I have always wanted to be a writer, though I rarely told anyone so. तो वो बताती है कि इनकी जो रैबिट और मिस बी की जो स्टोरी है उसके बाद से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो शुरू से ही कि वो एक राइटर ही बनना चाहती है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये बता दिया है। दो आई रेयरली टोल्ड एनी वन सो, तो वो कहती कि मैंने रेयरली ही ऐसा हुआ होगा कि मैंने किसी को बताया कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ, बट मैं एक राइटर बनना चाहती थी। ठीक है, however, my parent, both of whom come from impoverished backgrounds and neither of whom had been to college. ठीक है, तो वो बताती है कि एक मिनट कहाँ से हमने स्टार्ट किया, हाँ, हाउ एवर माई पेरेंट, वो बताती है कि जो उसके पेरेंट्स हैं ना वो बहुत ही इम्पोवरिस्ड बैकग्राउंड से आते हैं। इम्पोवरिस्ड मतलब समझते हैं, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से, हम कह सकते हैं वेरी पुअर, है ना। और क्या कह सकते हैं इम्पोवरिस्ड को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी के एग्जाम में तो ये वर्ड उठा के पूछा ही जाता है। इम्पोवरिस्ड हम कह सकते हैं वेरी पुअर, और डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, क्योंकि ये एक चीज याद रखना कि आपको इम्पोवरिस्ड का सिनोनिम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट आस्क्ड वर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके जो पेरेंट होते हैं वो बहुत ही वेरी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और दोनों में से नाइदर ऑफ हुम, दोनों में से कोई भी कभी कॉलेज नहीं गया था। किसकी बात हो रही है, जेके रोलिंग के पेरेंट की बात हो रही है। दोनों ही बहुत ही गरीब थे और कोई भी कॉलेज नहीं गया था। took the view that my overactive imagination was an amusing personal quirk that would never pay a mortgage और सिक्योर अ पेंशन। तो वो बताती है कि उनकी जो ओवर एक्टिव इमेजिनेशन से किसी भी चीज़ को लेकर जिस तरह से वो सोचती है और जिस तरह से वो कहानियों को क्रिएट करती है, अपने माइंड में एक कहानी बना लेती है, उनकी जो एक अजीब सी जो ये आदत है, इस वजह से क्या होगा कि ही दैट वुड नेवर पे अ मोर्टगेज और सिक्योर पेंशन। देखो, मोर्टगेज इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का होम लोन होता है। हम कह सकते हैं कि किसी घर को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए जो लोन चाहिए होता है, या आपके पास घर है उसको मेंटेन करने के लिए आप जो छोटा मोटा लोन लेते हैं ना, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ये इस लाइन में। यहाँ पे क्या है, वो कहती है कि वो अपने मतलब अपने इमेजिनेशन के थ्रू इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, वो अपने काम को अच्छे से करना जानती है। बस आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मोर्टगेज इसको छोड़िए। अ राइटर फ्रॉम द एज ऑफ 6 विथ टू अनपब्लिश्ड नॉवेल्स इन द ड्रॉयर। अब जो ये जे के रोलिंग है ना, ये क्या बताती है कि ये 6 साल की थी जब ये एक तरह से ये एक राइटर थी। जब ये 6 साल की थी तो उन्होंने 2 नॉवेल्स लिख चुके थे, और वो अनपब्लिश्ड नॉवल था जो कि उन्होंने अपने ड्रॉअर में रख लिया था। ठीक है, अनपब्लिश, देखो 6 साल की है और इन्होंने स्टोरी खुद से सोचती है, स्टोरी बनाती है, और उसके जो कैरेक्टर्स है वो खुद से इमेजिनेशन करके लिखती है। यानी कि हम एक चीज कह सकते हैं ना कि उसके पास जितनी भी परेशानियां रही हो, जैसे मोर्टगेज, सिक्योर पेंशन, ये सारी परेशानी, इसके परेशानियां, इन सबके से हटकर उन्होंने क्या किया, अपनी सपने पर ध्यान दिया है कि उनको एक राइटर बनना, जबकि अभी 6 साल की ही है। ठीक है, और इन्होंने अभी तक 2 नॉवल लिख भी दी है, और जो कि ड्रॉअर में पड़े क्योंकि वो अनपब्लिश्ड, क्योंकि छोटी सी बच्ची है 6 साल की। शी वॉज स्टक ऑन अ ट्रेन वैन हैरी वॉकड इन टू हर माइंड फुली फॉर्म्ड। क्या होता है कि एक बार वो ट्रेन में जा रही होती है तो ट्रेन में वो फंस जाती है, फंसना मीन्स कि क्राउड में वो फंस जाती है। और पर इनका जो माइंड है ना, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया ना, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन, उनकी जो हमेशा वो कुछ ना कुछ इमेजिन करती रहती है कि मेरी ये वाली कहानी होगी, मेरी स्टोरी में ये होगा, किरदार किरदार ये होगा, कैरेक्टर ऐसा होगा, उसका नाम ये होगा, लाइक इस तरह से। तो क्या होता है, एक बार वो ट्रेन में फंस जाती है और उसके माइंड में ना जो हैरी, हम जो अभी देखते हैं ना हैरी पॉटर मूवी हॉलीवुड की, तो ये इन्होंने ही क्रिएट किया था, ये इनकी माइंड की ही फुली फॉर्म्ड है। इनको इन्होंने ये सोचा था पहले, फिर ये पब्लिश हुई, उसके बाद ये मूवी बनी। ठीक है, तो क्या होता है, वो ट्रेन में जब जा रही होती है उसके माइंड में हैरी पॉटर की ये कहानी आती है, वो फुली फॉर्म्ड हो जाती है, वो सोच लेती है ट्रेन में, मतलब वो ट्रेन में जाते हुए भी बिजी रहती है, उसका माइंड काम करता है, तो वो हैरी पॉटर की कहानी फुली फॉर्म्ड कर लेती है। She spent the next 5 years constructing the plots of 7 books, one for every year of his secondary school life.
क्या होता है कि अ, वो जब हैरी पॉटर ये कहानी लिख रही होती है ना, वो 5 साल क्या करती है, स्पेंड करती है। और हैरी पॉटर की काफ़ी सारी, जैसे आप देखते हैं ना, काफ़ी सारी हैरी पॉटर की बुक है, हैरी पॉटर फिर उसके नीचे कुछ टाइटल, फिर हैरी पॉटर फिर कुछ टाइटल, इस तरह की होती है। तो टोटल 7 बुक्स लिखती है 5 सालों के अंदर। और अपने हर सेकेंडरी स्कूल लाइफ में वो क्या करती है, मतलब एक एक बुक के बारे में वो बताती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रोलिंग सेज she started writing the first book, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, in पुर्तगाल कह सकते हैं, वेयर शी वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि रोलिंग कहती है कि उसने अपनी पहली बुक तब लिखी, एक मिनट, उन्होंने उसने अपनी पहली बुक तब लिखना स्टार्ट किया जब वो ना पुर्तगाल में पुर्तगाल में टीचिंग करती थी, इंग्लिश टीचिंग करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, मतलब एज अ पार्ट, वो एज अ जॉब करती थी। तो जॉब के साथ ही जो थोड़ा सा उसको टाइम मिलता था ना, तो वो क्या करती थी, अपनी बुक के बारे में सोचा करती थी, लिखा करती थी। तो उस टाइम इसने अपनी बुक के बारे में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसकी बुक का क्या नाम है, हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन, ठीक है। एट फर्स्ट नोबडी वांटेड टू पब्लिश हैरी पॉटर। और स्टार्टिंग में क्या होता, फर्स्ट में कि कोई भी ना, इनकी जो बुक थी ना हैरी पॉटर, उसको कोई भी पब्लिश करना ही नहीं चाहता था। शी वॉज टोल्ड दैट द प्लॉट वॉज टू कॉम्प्लेक्स। तो मतलब एक तरह से क्या होता था कि जहेज कहीं भी चाहती थी ना ये अपने बुक को पब्लिश कराने, तो जो वहाँ का जो पब्लिशर होता था कहता था टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है आपकी कहानी में, बहुत ज़्यादा जटिल है ये कहानी। तो क्या होता था, पब्लिशर्स ना मना कर देते थे उसको पब्लिश करने के लिए। रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज, शी फाउंड अ पब्लिशिंग, बट उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, रुकी नहीं, वो बढ़ती रही आगे। और फाइनली क्या होता, उन्होंने एक पब्लिशर ढूंढ ही लिया, ठीक है। In 1997, Rowling received her first royalty check. अब क्या होता है कि 1997 में ना इनको एक अपनी बुक के लिए ना पहले रॉयल्टी चेक मिलती है, ठीक है। देखो क्या होता है, पहले तो इन्होंने पब्लिशर ढूंढ लिया, उसके बाद 1997 में इनको एक रॉयल्टी चेक भी मिला। तो क्या पता चलता है कि ये अपने काम में लगी रही, रुकी नहीं, ठीक है। बाय बुक 3 she had skyrocketed to the top of the publishing world। अब क्या होता है कि तीसरे नंबर की बुक आते आते, देखो उसको टोटल 7 बुक्स लिखनी थी 5 सालों में, इन्होंने ठाना हुआ था। तो जैसे ये तीसरी बुक लिखती है, तब तक तो ना ये वर्ल्ड लेवल पे ना बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, एक बहुत टॉप पे चली जाती है ये, हर जगह वर्ल्ड में इनकी बुक्स मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है इनकी बुक्स की, और फेमस हो जाती है काफ़ी जगह, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इनको एक, जबकि एक रॉयल्टी चेक भी मिल चुका होता है। ये तो पहले बुक में मिला था, थर्ड बुक में तो पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। A row of zeros appeared on the author's bank balance and her life was turned upside down। देखो क्या होता है, उनका जो बैंक बैलेंस है ना उसमें जीरो जीरो अपीयर, जीरो की जो संख्या थी ना, जीरो की एक रो बन गई थी, एक जीरो की लाइन बन गई थी, लाइन बन गई थी, इसका मतलब समझ रहे हैं, जीरो की लाइन बनना यानी कि पैसे में इंक्रीमेंट हो जाना। देखो जैसे आप 10 रुपए में एक जीरो तो 10 है, इसी में अगर मैं 3 जीरो लगा दूँ तो ये 1,000 बन जाएंगे, इसी में अगर मैं 5 जीरो लगा दूँ तो 1 लाख बन जाएंगे। तो यानी कि उनका जो बैंक बैलेंस था उसमें जीरो की संख्या बढ़ती गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई अपनी बुक से, सिर्फ स्टोरी राइटिंग से ही ये इतनी आगे बढ़ गई, ठीक है। और उनकी जो लाइफ है ना बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले जो थी ना, हालांकि इन्होंने देखो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया था छोटी सी एज से ही, हालांकि यहाँ पे सारा नहीं दिया हुआ है, जो दिया है हम वो पढ़ रहे हैं। और इनकी जो लाइफ है ना एकदम से चेंज हो जाती है जैसे ही उनकी बुक छपती है। डे एंड नाइट शी हैड जर्नलिस्ट नॉकिंग ऑन द अनआंसर्ड डोर ऑफ हर फ्लैट। क्या होता था उसके फ्लैट के आगे ना, दिन रात क्या होता है, जर्नलिस्ट रहते थे, आसपास घूमते रहते थे उनकी बुक्स वगैरह के लिए और उनकी कहानी को छापने के लिए, और उनका गेट नॉक करते थे, बट वो आंसर नहीं दे पाती थी क्योंकि वो अपने काम में लगी हुई थी। इतनी सारी चीज़ों के बाद वो अपने काम में लगी हुई थी, अपनी बुक की स्टोरी राइटिंग में लगी हुई थी, ठीक है। रोलिंग्स क्वालिटी कंट्रोल हैज़ बिकम लीजेंडरी एज एज इज हर ऑब्सेशन विथ एक्यूरेसी। उनकी जो क्वालिटी है ना, वो जो एक, जो उन्होंने अपने काम के प्रति दिखाई थी, उनको उसको
उस काम के वजह से वो क्या है कि लीजेंडरी बन गई थी अब वो, ठीक है। और उनका जो ऑब्सेशन था उनके काम को लेकर, उनकी एक्यूरेसी को लेकर, वो अपने काम में लगी रही है ना। तो अपने काम के बलबूते पर क्या हुआ, आज वो टॉप लेवल पर पहुंच गई हैं। आप वैसे देखेंगे ना, एक बार सर्च मार के आपको उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये जेके रोलिंग की इमेज है, इमेज देख सकते हैं आप और इनकी ही बुक इनके हाथ में है, देखो ये है हैरी पॉटर, है ना, ये देख सकते हैं आप। और देखो क्या है, शी thrilled with Stephen's Fry's tabbed version of the books and outraged that an Italian dust jacket showed Harry minus his glasses। देखो क्या बात हो रही है, she thrilled with Stephen's Fry टैब्ड वर्जन ऑफ बुक्स। क्या होता है कि जो एक स्टेफन फ्राइज है ना, इन ये भी एक राइटर है, तो इनकी जो फेमस बुक होती है ना, इसका टैब्ड वर्जन आ चुका होता है, जिसकी वजह से जो ये है ना बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड आउटरेस्ड दैट इटालियन डस्ट जैकेट शोड हैरी माइनस। और क्या होता है उनकी जो कहानी में ना, जो हैरी होता है ना, उसने एक इटालियन डस्ट वाली जैकेट पहनी हुई होती है, ठीक है, लिखा ना डस्ट जैकेट। और जो हैरी होता है ना, माइनस इस ग्लास, उसके जो ग्लासेस है ना उसके फेस पर नहीं होती है, ठीक है। उनकी जो चश्मे होते हैं वो उनके बिना चश्मे का दिखाई दे रहा होता है उसमें हैरिस, ठीक है, हैरी पॉटर सॉरी। डोंट दे अंडरस्टैंड दैट द ग्लासेस आर द क्लू टू हिज वल्नरेबिलिटी। तो वो बोलती है कि बिना चश्मे के दिखाई देना, ठीक है, और साथ में मतलब उनको ऐसा लगता है कि बिना चश्मे के दिखाई देना उसकी तरह एक तरह से कमजोरी दिखाई देती है, क्योंकि वो चश्मे के साथ ठीक लगता है, मतलब कुछ इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पे जो हैरी पॉटर है वो विदाउट ग्लास के दिखाया गया है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? चलो इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। देखो क्या है हमारा, ये फर्स्ट है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्वालिटी डू वी गेट टू नो अबाउट J.K. रोलिंग दैट हेल्प्स हर बिकम्स अ सक्सेसफुल राइटर। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल राइटर बनी? फ्लेक्सिबिलिटी थी, परजिवरेंस दृढ़ता वो लगी रही, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होता है, विनम्र थी बहुत, फोकस उनका फोकस था। देखो परफेक्ट आंसर क्या होगा, परजिवरेंस। क्यों? क्योंकि अपने काम में दृढ़ता से लगी रही। उनकी जब बुक्स नहीं छप रही थी तभी भी वो लगी रही, ठीक है। वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो हार नहीं मानी। उन्होंने पब्लिशर को फाइंड किया और फाइनली उनको एक पब्लिशर मिल ही जाता है, ठीक है। तो परसिवरेंस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज एंटोनिम फॉर कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का एंटोनिम ऑपोजिट बताना है, ठीक है। देखो कन्फर्मिटी इसका मतलब क्या होता है, तो कन्फर्मिटी का मतलब हो सकता है, हम कह सकते हैं इसका कि जैसे कि कोई रूल्स होना, रूल्स या नॉर्म्स होना, है ना, यहाँ लिख दूँ, रूल्स या नॉर्म्स होना। तो ऑपोजिट बताना है। सिक्योर हो सकता है क्या? सिक्योर तो हमें ये सिनोनिम की तरह ही लग रहा है, पर एंटोनिम बताना है, ये कट कर देते हैं। क्वायर की मतलब कुछ अजीब, अम्यूजिंग मतलब बहुत फनी सा, तो कन्फर्मिटी का अपोजिट फनी तो नहीं हो सकता। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार किसी चीज़ में लगे रहना। देखो सिक्योर और कॉन्स्टेंटली को हम एक जैसा ही मान सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ में कॉन्स्टेंटली लगे रहना, वो चीज़ सिक्योर कर लेना, है ना। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्वायर की। क्वायर की का मतलब होता है कुछ अजीब व गरीब व्यवहार करना, है ना, इस तरह से अजीब आदत होना, ठीक है। हमें यहाँ पे और कोई वर्ड ऐसा नहीं दिख रहा जो हम जिसको हम एंटोनिम में डाल सके, इसलिए क्वायर की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये है, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? द पब्लिशिंग जर्नी, द रोलिंग्स लाइफ, रोलिंग्स मिस्ट्री, द क्राफ्ट राइटिंग। क्राफ्ट की बात नहीं हुई है यहाँ पे। द पब्लिशिंग जर्नी और द रोलिंग्स, यहाँ पे किसी मिस्ट्री की बात नहीं हुई है, कोई मिस्ट्री नहीं बताया गया इनके बारे में। अच्छा ये काटो।
रोलिंग्स लाइफ, उनकी लाइफ के स्ट्रगल को बताया गया। यहाँ पर कहीं स्ट्रगल वाला वर्ड भी नहीं, नहीं तो हम वो आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलिंग्स लाइफ, क्योंकि इनकी लाइफ के बारे में ही बताया गया कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये है, व्हाट वाज रोलिंग्स डूइंग व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन। जब उन्होंने ये वाली कहानी लिखनी शुरू की, तब वो क्या कर रही थी? पढ़ा रही थी ना, टीचिंग, इंग्लिश पढ़ा रही थी ना, वो कहाँ पे? पुर्तगाल में, है ना, तो टीचिंग विल बी द करेक्ट आंसर। इजी है ये। एक मिनट, ये फिर कैसा हो गया? हाँ, टीचिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि वो जॉब भी कर रही थी और अपनी स्टोरी भी राइटिंग कर रही थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज को पढ़ के टोन कैसा लगा आपको? कैसा टोन है पैसेज का? एंग्सियस, किसी गुस्से की बात की गई? बिल्कुल नहीं। मिस्टिकल, किसी रहस्य की बात चल रही है? नहीं, कोई रहस्य की बात तो चल ही नहीं रही है। उनकी बायोग्राफी बताइए। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या था? सैड, कुछ उदासी वाली बात कही गई? नहीं। इन्फॉर्मेशन, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड, उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया, ऐसे ऐसे उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेटिव पैसेज है ये हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वोकेबलरी पे आ जाते हैं। इम्पोवरिस्ड, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं, नहीं तो येलो येलो हो जाएगा। इम्पोवरिस्ड, इसका मतलब क्या होता है? वेरी पुअर, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, नेसेसिटस, नीडी, पॉवर्टी स्टिकन। सारे ही ये सिनोनिम्स है और इम्पोर्टेंट वाले हैं, सारे लिख लेना आप। ये 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। सातों वर्ड आपको याद होने चाहिए। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? फनी होना, लाफेबल होना, कॉमिकल होना, है ना। मोर्टगेज, मोर्टगेज मैंने बताया था ना आपको। मोर्टगेज बेसिकली एक होम लोन होता है जो कि परचेज करने के लिए या होम को मेंटेन करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो अच्छी लगी ये सीरीज तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।